चलिए आज का हम लेक्चर इसमें शुरू करते हैं। ये एक बेसिकली आपका एक डेमो लेक्चर होने वाला है आपके लिए। इसके अंदर हम स्कोप ऑफ वर्क को भी समझेंगे, बिम के बारे में देखेंगे। बिम बेसिकली है क्या, उसका बेनिफिट क्या है, इंडस्ट्री में क्यों इतना यूज हो रहा है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसके प्रोजेक्ट्स फाइल्स किस तरीके से होती हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अदर और कौन सी फैसिलिटीज उसके अंदर आती है, कौन कौन से क्राइटेरिया में काम होता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बेसिकली इसके ऊपर मेरा खुद का रिकॉर्डेड लेक्चर भी है एक अलग से बिम के बारे में। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं कि बिम बेसिकली है क्या, अगर आप सर्च भी करते हैं या इसको कई पीडीएफ वो भी मिलेंगे मेरे पास, अपने खुद के बनाए हुए भी वो हैं नोट्स। तो बेसिकली बिम क्या है? बिम आपका जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बिम स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। और ये कोई सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, सबसे पहले माइंड में ये याद रखिएगा, बिम कोई सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो कि एईसी इंडस्ट्री के अंदर, एईसी मींस आपका आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एईसी इंडस्ट्री के अंदर एईसी प्रोफेशनल्स, लाइक उसमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और स्टेक होल्डर्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन सब के बीच में विद इन द प्रोजेक्ट वो एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन का काम करता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उसमें डिजाइन का भी प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन भी होता है, क्लैश डिटेक्शन भी होती है, सिमुलेशन भी होता है, एनिमेशन भी होता है। इवन कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर फैसिलिटी होती है। ठीक है, बिम का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें इसकी फुल फॉर्म में क्या क्या दिखा रहा है आपको इसके इंफॉर्मेशन में, बिम और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। यहाँ सबसे पहले ही बता रहा है कोलैबोरेटिव प्रोसेस है फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डिटेल्ड intelligent 3D models of a construction project's physical and functional characteristic throughout its entire life cycle। बेसिकली ये करता क्या है बिम का, जो तो जब इसके अंदर, जो विद इन बिम के अंदर हम जब काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, चाहे वो आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, या आपका सिविल इंजीनियर से रिलेटेड स्ट्रक्चर का कोई काम होना है, या एमईपीएफ सर्विसेज से रिलेटेड लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग वगैरह, इनसे रिलेटेड जब वर्क होना होता है हमारा, तो उसकी जितनी भी इनिशियल लेवल से लेके फाइनल सबमिशन तक के जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो डिजाइन के प्रोसेस हो, 3D मॉडल के प्रोसेस हो, उसकी इंफॉर्मेशंस हो, ठीक है, या उसकी बिल ऑफ क्वांटिटीज हो, मटेरियल टेक ऑफ हो, स्केड्यूलिंग का मसला हो, ठीक है, या एलओडी के अकॉर्डिंग, एलओडी बोलते हैं लेवल ऑफ डिटेल या लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, भी मैंने उसके ऊपर कुछ पीपीटी की वो बना रखी हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो वो सारी जो डिटेलिंग्स होती हैं उस बिम के प्रोसेस के अंदर कवर हो जाती है, इवन की उसकी विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट की सब चीज़। लाइक अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करूंगा ताकि समझ आ जाए हमें पहले चीज़ें। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल जैसे ऑटोकैड में, क्योंकि हालांकि ऑटोकैड एक फेमस सॉफ्टवेयर है, ऑटोडेस्क कंपनी का एक कैड सॉफ्टवेयर। कैड मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो यानी कंप्यूटर की हेल्प से बनने वाली जो ड्राइंग्स हैं या डिजाइंस हैं, वो हम कैड के अंदर तैयार करते हैं। उसमें आपके आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आपके स्ट्रक्चर की भी डिजाइनिंग होती है, इवन की आपका एमईपीएफ के भी प्रोजेक्ट्स उसमें हैंडल किए जाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का भी होता है, और ऑयल एंड गैस वगैरह या प्लांट वगैरह के या इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स, यानी जितने भी ऑल ओवर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिजाइनिंग वर्क है, वो सारा का सारा कैड में भी हैंडल होता है। मसला क्या है, कैड एक ओनली आपका 2D एंड 3D मॉडलिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बट ये बिम के प्रोसेस को कैरी नहीं कर पाता। लाइक इसमें ओनली डिजाइन होता है, ड्राफ्टिंग होती है, मॉडलिंग होती है, बट उसकी इंफॉर्मेशन या कोलैबोरेशन के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हमें चाहिए जो ऑटोमेटिक फेज पे हो जाएं, वो फैसिलिटीज कैड के अंदर आपको नहीं मिलती। ठीक है, कैड पे अगर मैं आपको नॉर्मली प्रोजेक्ट दिखाऊं, जैसे प्रोजेक्ट खोला हुआ है मैंने, ठीक है, कतर का ये प्रोजेक्ट है, बाहर का, और नॉर्मली विला का प्रोजेक्ट है। बेसिकली जिस कंपनी में मतलब हम खुद 3D मॉडल क्रिएट करते थे, इसके उसके प्रोजेक्ट्स हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी हैं, दुबई वगैरह के, दूसरे मिडल ईस्ट के भी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ हम जैसे आपका मिडिल ईस्ट की ट्रेनिंग को भी हैंडल करते हैं, मिडिल ईस्ट से और यूएस वगैरह से प्रोजेक्ट्स भी डील करते हैं। लाइक आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स हों,
चाहे वो आपका बिम के अंदर का कोई सी भी कैटेगरी का हो, या 3D विजुअलाइजेशन का हो, या MEPF वगैरह जो भी सर्विसेज फैसिलिटीज का हो, वो सारी चीज़ें भी हम हैंडल करते हैं उसमें। तो बेसिकली आप लोग भी जब ट्रेनिंग लेंगे, जब आपके सेशन शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के साथ साथ आपको रियल प्रोजेक्ट हैंडलिंग भी सिखाई जाएगी। ठीक है, फाइनल सबमिशन तक हमें क्या क्या स्टेप्स जरूरी हैं, कौन कौन से फेज पे डिजाइनिंग जरूरी है, क्या क्या डिटेलिंग हमें इन्वॉल्व करनी है, कौन कौन से टेक्निकल नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो तब आप समझ सकते हैं जब लेक्चर शुरू होंगे। फिलहाल अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये कैड पे बना हुआ प्रोजेक्ट है आपका, ये जनरली आपका देखिए साइट प्लान है। नॉर्मली आप लोग वाकिफ भी होंगे इससे, जो सिविल बैकग्राउंड से हैं वो ड्राइंग रीडिंग भी जानते होंगे अच्छे से। तो ये सिर्फ ओनली 2D बना हुआ है अभी आपके पास, और ये डिफरेंट डिफरेंट इसके आर्किटेक्चर प्लान है। लाइक ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, बहुत डिटेल के साथ है, वॉल, डोर, कॉलम, इसके अलावा ग्रिड वगैरह, डिटेल डायमेंशंस लगी हुई हैं इसके ऊपर। ठीक है, और आपके जो है फर्नीचर वगैरह की भी प्लेसमेंट है। MEPF की अलग बनती है इनकी, एक जगह कोऑर्डिनेशन वाली भी बनाई जा सकती है, वो कोऑर्डिनेशन के हेल्प से करी जाती है। तो ये तो आपके जस्ट डिज़ाइंस बने हुए हैं, बट ये डिज़ाइन अपने अंदर कोई इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करते। लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा, ये अगर आपकी देखा, अगर हम इस ड्राइंग को देखें तो ये मेरी नज़र में भी, आपकी नज़र में भी, और कोई भी इंजीनियर अगर इस ड्राइंग को रीड करेगा, तो बेसिकली ये वॉल है, ये कॉलम है। बट ये हम डिज़ाइन को देख के समझ रहे हैं, बट ये डिज़ाइन अपने अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर रहा। लाइक अगर आप इसको सेलेक्ट कर लें, ये वॉल मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, Ctrl+1 प्रेस करूंगा, तो प्रॉपर्टी में ये इसको एज ए लाइन ही प्रेजेंट कर रहा है, ना कि वो उसको वॉल। हाँ, लेयर पे नाम हो सकता है, वो तो हम मैनुअली डाल दें, बट इसकी जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो इसकी डिटेल होनी चाहिए, डिटेल्स, लाइक ये वॉल है, कौन से टाइप की वॉल है, बेसिक वॉल है, फाउंडेशन वॉल है, या फिर आपकी स्टैक्ड वॉल है, एक्सटीरियर वॉल है, पार्टीशन वॉल है, इंटीरियर वॉल है, फिर इसकी थिकनेस कितनी है, इसका लेवल कौन सा है, ठीक है, इसका बेस ऑफसेट क्या है, इसका टॉप ऑफसेट क्या है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमें नहीं पता लग रही। ठीक, या मैं कॉलम को सेलेक्ट कर लूँ तो कॉलम से रिलेटेड भी नहीं दिखाएगा, सिवाय लेयर्स के इंफॉर्मेशन के अलावा कि ये फला लेयर की वो है, कंपोनेंट है, बस इतना पता चलेगा। बट बिम वाले प्रोसेस में चीज़ें अलग होती हैं, बदल जाती हैं। सबसे पहले तो उसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाकायदा करके, उसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिज़ाइन के साथ साथ, मॉडल के साथ साथ, वो उसकी इंफॉर्मेशन को भी रखता है, स्टोर रखता है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सके, कोलैबोरेशन प्रोसेस में ले सकें उसको। तो वो सारी चीज़ें, या रिपोर्ट और शेड्यूल्स बनाने में, ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटीज, मटेरियल टेक ऑफ, इन सब चीज़ों में हेल्प ले सकें, वो सारी चीज़ें रहती हैं। दूसरा कैड का मामला क्या होता है कि कैड पे हम पहले एक फेज डिज़ाइन करते हैं, लाइक पहले फ्लोर प्लान बनाएंगे, जितने भी फ्लोर प्लान है पहले वो डिजाइन करेंगे, देन उसके बाद एलिवेशन 1 बाई 1, फ्रंट हो, लेफ्ट हो, राइट हो, या बैक साइड का हो, वो एलिवेशन क्रिएट करते हैं। देन लास्टली हम उसमें सेक्शन की क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है सेक्शन की डिटेलिंग क्रिएट करने के लिए, ताकि उसके इन उस पोर्शन से जहाँ से हमने कट अवे करके देखा है प्रोजेक्ट को, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उसकी मीन्स आपका पूरा व्यू बन के आ सके, स्ट्रक्चरल पार्ट की डिटेल्स आ सके, वो चीज़ें हम सेक्शन में दिखाते हैं। देन उसके बाद आपकी जो सिविल की जो ड्राइंग्स में आता है, ग्रिड एंड कॉलम प्लान्स हो गया, फाउंडेशन का प्लान हो गया, फुटिंग फाउंडेशन प्लान हो गए, बीम के प्लान हो गए, कनेक्टिविटी के, वो सब क्रिएट करने पड़ते हैं। उस तरह की डिटेल्स जो शॉप ड्राइंग्स के साथ हमें क्रिएट करनी पड़ती है, लाइक आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका लिफ्ट एलिवेटर की जो डिटेल है वॉल की, वो दिखाई गई है विद फुटिंग। देन रेनफोर्समेंट की डिटेल है। ऐसे ही आपके कॉलम और फुटिंग के अलग से सेपरेट टिपिकल डिटेल बनानी पड़ती हैं, और कॉलम बीम के जितने भी कनेक्टिविटी वाली जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें ड्राइंग्स को प्रेजेंट करना है, रेनफोर्समेंट वगैरह, वो सब क्रिएट करनी पड़ती है। सब कुछ मैनुअल स्टेप होते हैं। इवन कि इसकी अगर बिल ऑफ क्वांटिटी अगर हमें बनानी है टेबल की शक्ल में, तो वो टेबल भी हमें क्रिएट करके उनमें 1 बाई 1 इनपुट देना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब जाकर जो है उसमें वर्क होता है। बट बिम का जो प्रोसेस है, उसमें मामला कुछ और है। आप क्या करेंगे कि उसमें अगर हम एक फेस पे काम करेंगे, लाइक मैं उसमें 2D बनाऊंगा तो 3D ऑटोमेटिकली बनता होगा, उसका एलिवेशन भी ऑटोमेटिकली बन रहा होगा, सेक्शन जहां से भी मुझे चाहिए, लाइव लाइव सेक्शन उसका 2D हो या 3D हो, कुछ सेकंड्स में बन जाएगा। यहाँ अगर हम बनाते हैं तो काफी घंटे लग सकते हैं, आपको कुछ दिन भी लग सकते हैं अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो। बट उसमें क्या होता है, बिम वाले प्रोसेस में वो सारी चीजें इजीली हैंडल हो जाती हैं।
तो पहले मैं बिम को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। तो आप लोगों ने यह तो देख ही लिया होगा। बेसिकली देखें, इससे आगे अगर आप देखते हैं, इट अलाउस आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड अदर प्रोफेशनल टू विजुलाइज अ बिल्डिंग। ठीक, ये हेल्प करता है आपको कि इसके आर्किटेक्ट, इंजीनियर और अदर प्रोफेशनल्स जो हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं, उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से विजुलाइज करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे जो इश्यूज उस बिल्डिंग में आने वाले हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, उसको भी वो दिखा देगा आपको। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा इफेक्टिवली, और बेटर इंफॉर्मेशन के साथ चीज़ें के कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ आता हूँ, ये मैंने एक वो बना रखी है, एक पीपीटी अपनी। ये बेसिकली रिकॉर्डिंग लेक्चर है, ये भी मेरा एक, ये भी मैं शेयर करता हूँ। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इसमें क्या दिखा रखा है, मैं इसकी वॉइस बंद कर देता हूँ। ये पहले मैंने बिम के बारे में बताया कि बिम बेसिकली है क्या। ठीक, तो स्लाइड वाइज बता रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बिम को एक्सप्लेन किया है कि बिम क्या है। अभी इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। तो व्हाट इज बिम? बिम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज एन इंटेलिजेंट मल्टी डायमेंशनल मॉडल बेस्ड प्रोसेस। इट प्रोवाइड्स एवरी डिटेल टू एईसी प्रोफेशनल्स। तो जहाँ एईसी प्रोफेशनल की बात आ रही है इसमें, इट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो इनको किसी भी बिल्डिंग के प्लान के लिए, डिजाइन के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी बिल्डिंग की मैनेजमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट करने के लिए ये हेल्प करता है, एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, ताकि वो प्रोजेक्ट रियल टाइम में जो है अच्छी तरीके से वर्क हो सके उस पर। एक पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल भी होता है इसका, बिम का, अभी दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन तो आप कहीं से भी देख लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। देन मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ अपनी स्लाइड को। ये है आपका लाइफ साइकिल, बिम का जो लाइफ साइकिल है, यहाँ आप देख सकते हो। ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, कई तरह के लाइफ साइकिल आपको मिल जाएंगे। हर तरह के प्रोजेक्ट्स और प्रोसेस के लिए लाइफ साइकिल्स होते हैं आपके पास। तो आप, उससे क्या होता है, चीज़ों को समझना थोड़ा आसान होता है। लाइक अगर मैं इस वाले लाइफ साइकिल की बात करूँ, तो देखो इस सर्कल को अगर आप नोटिस करेंगे, एक पहला इसमें देखेंगे डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, दूसरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, तीसरा ऑपरेशंस वाला पार्ट। तो डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में भी कई चीजें आती है आपका, लाइक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट की भी बात कर सकते हैं, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस कैटेगरी का प्रोजेक्ट बनना है, क्या क्या चीजें उसमें होनी है, वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट डिजाइन्स में है। जहाँ बात डिजाइन वाले फेज की आती है, सेकंड पार्ट की, तो उसका मतलब है आपका 2D 3D डिजाइन्स। ठीक है, विद इन किसी कैड का सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, या 3D का कोई भी जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है वो यूज कर लिया। स्पेशली जब बिम की बात करेंगे तो सबसे आगे जो सॉफ्टवेयर है, वो ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो रेविट है। रेविट भी सेम कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, बट उसकी फंक्शनैलिटी अलग है। साथ ही साथ उसमें स्टेज आगे क्या आती है बिम के अंदर, एनालिसिस। जब बिल्डिंग में पार्ट्स क्रिएट होते हैं तो उसमें कई तरह के एनालिसिस की जरूरत होती है। स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर वाले पार्ट में भी कई एनालिसिस की जरूरत होती है। ठीक है, जब टोपोलॉजिकल सर्वे वगैरह और भी कई चीजें हैं, सोलर स्टडी होती है, उन सब चीजों को ध्यान रख के आर्किटेक्ट भी डिजाइन करता है। और स्ट्रक्चर के लिए तो प्रॉपर एनालिसिस चाहिए आपको, बिल्डिंग के लोड की, कॉलम की, बीम की, फुटिंग की, स्लैब की, सारी जितनी भी साइजिंग है प्रॉपर एनालिसिस के साथ निकाली जाएगी। लोड कैलकुलेशन होगा, सॉइल टेस्टिंग होती है, बहुत तरह की पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उसके अंदर आ जाता है। स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, शेड्यूल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो स्केड्यूलिंग में आप क्या करते हैं, जैसे उसमें विंडो के स्केड्यूल है, डोर्स के स्केड्यूल हैं, वॉल्स के हो गए, कॉलम के हो गए, बीम के हो गए, फुटिंग के हो गए, फाउंडेशन के हो गए। ठीक, रेनफोर्समेंट के हो गए, बीबीएस का शेड्यूल हो गया, या फिर आपका एमईपीएफ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। मैकेनिकल में भी सबसे मेन पार्ट आपका आता है एचवीएसी का। ठीक है, एचवैक आप लोगों ने सुना भी होगा। एचवीएसी आप शायद अगर रियल लाइफ में जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं उन्होंने तो पढ़ाया भी जाता है कॉलेज में, बट आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, कमर्शियल ऑफिस के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, या बड़े अपार्टमेंट्स के अंदर, या प्राइवेट विला के अंदर ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए एचवीएसी का सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम होता है, ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो प्रोसेस के साथ डिजाइन करा जाता है, वो सब चीजें जो है उसका भी स्केड्यूल बनता है पूरा, डक्ट का, मैकेनिकल इक्विपमेंट का, टर्मिनल्स का, ग्रिल्स का, रजिस्टर्स का, बहुत सारी चीजें। या इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग का, पावर का, केबल ट्रे हो गया, कंड्यूट हो गया। ठीक है,
और ऐसी कई चीजें, पैनल बोर्ड्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो हैं, डीबी वगैरह, ये सारी चीजों के स्केड्यूल उसमें क्रिएट करने पड़ते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है। फिर उसमें जो पार्ट फैब्रिकेशन वाले हैं वो फैब्रिकेशन वाले पार्ट में चले जाते हैं, जिनकी फैब्रिकेशन होनी है उनकी शॉप ड्राइंग के साथ फैब्रिकेशन क्रिएट की जाती है। देन वो कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किए जाते हैं, इंसुलेशन वाले पार्ट हो गया जिसमें रियल कंस्ट्रक्शन के दौरान उसको उस प्रोजेक्ट में यूज किया जा रहा है। देन ये प्रोजेक्ट आपका हैंडओवर किया जा रहा है। फिर ये ऑपरेशन वाले पार्ट पे आ गए। जब हैंडओवर हो गया तो इसमें दो चीजें रह जाती हैं, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस की बात चल रही है, इसमें सारी फील्ड इन्वॉल्व रहेगी, ठीक। और रेनोवेशन, रेनोवेशन आपका ज्यादातर क्या है, किसी पार्ट में रेनोवेशन हो गया, इंटीरियर का पार्ट रेनोवेट होना है, कोई चीज डेमोलिश करी एग्जिस्टिंग प्लान में, फिर उसको रेनोवेट किया गया, तो सारे प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी पहले बिम के बारे में इसी में ही बात चलाते हैं। ये देखिए, ये भी वही है, सेम लाइफ साइकिल के ही वो बना रखे हैं मैंने स्लाइड, ठीक है, वही चीजें आ रही हैं इसमें भी। डिटेल डिजाइन है, एनालिसिस है, डॉक्यूमेंटेशन है, फैब्रिकेशन है, कंस्ट्रक्शन। 4D 5D, 4D 5D में दो चीजें आती हैं, एक आता है टाइम, एक आता है आपका कॉस्ट। तो वो पूरी रिपोर्टिंग उसके अंदर आ सकती है, ठीक है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी यूज होंगे, वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। और आगे आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का फेज है, ऑपरेशंस है, रिनोवेशन है, प्रोग्रामिंग है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, यहाँ से तो स्टार्ट होता है फर्स्ट से, ठीक है। इस तरीके से लाइफ साइकिल आपका बिम का काम करता है। और अगर आगे हम चले इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ इम्पोर्टेंस की अगर बात करें कि बिम जो है क्यों यूज किया जा रहा है एईसी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये इसीलिए मैंने स्लाइड्स बनाई थी बच्चों की हेल्प के लिए, ताकि वो इस पीडीएफ में से पढ़ें, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, समझा सकें इजीली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे। और जनरली पूछा तो जाता ही है कि वाई बीम इज नीडेड इन एसी इंडस्ट्री, ठीक है। कि बिम जो है आपको एसी इंडस्ट्री में क्यों जरूरी है, इसका मैंने एक टैब अलग से भी खोला हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ बिम नाम से भी लिख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, चीजें मिल जाएंगी आपको। तो बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या है, बिम का प्रोसेस क्यों कंपनीज अब यूज कर रही हैं, वो कंपनीज जो सिर्फ कैड पे काम करती थी अब बिम के प्रोसेस पे क्यों ट्रांसफर हो रही है। तो इसमें ना कुछ की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आप देखेंगे सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, सबसे मेजर वो है एनहेंस कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी एक इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन की वजह से बिम का प्रोसेस यूज किया जाता है। क्या करता है ये आपका, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोफेशनल जितने स्टेक होल्डर्स वगैरह जो हैं, ये इस प्रोसेस के थ्रू आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन भी होता है, कोऑर्डिनेशन भी होता है, दोनों चीज होती है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी की वजह से यूज किया जाता है, रिड्यूस्ड एरर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम है। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करता चलूँ एक एग्जांपल के तौर पे। लाइक अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, लाइक जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, एक मॉस का प्रोजेक्ट है बड़ा, और एचवीएसी का इसमें पूरा ये ड्राफ्टिंग का प्रोजेक्ट है। अगर मुझे इसमें अभी कोई शेड्यूल बनाना है, लाइक टर्मिनल्स का बनाना है, या आपका जो भी है डक्ट्स का बनाना है, कोई भी चीज़ है, या मैकेनिकल इक्विपमेंट का बनाना है, और उस शेड्यूल को मुझे बनाते वक्त कई चीज़ें उसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व करने हैं, लाइक उसका साइज, उसकी फैमिलीज, उसके टाइप्स, और उसकी एयर फ्लो क्या आ रही है, उसका जो कैटेगरी है वो कौन सी है, कौन से लेवल पे है, लेवल 1 पे, 2 पे, 3 पे, यानी बिल्डिंग के लेवल की बात चल रही है, स्टोरीज की। तो मे भी अगर मैं कैड पे ये काम करूं, या कोई अदर इंजीनियर भी काम करे, या आप लोग भी काम करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मिस्टेक होने के। क्या पता काउंटिंग में मिस्टेक हो जाए, या कैटेगरी डिफाइन करने में मिस्टेक हो जाए, या एयर फ्लो कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो जाए, या कॉस्टिंग में मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट रैबिट के अंदर, यानी बिम वाला जो प्रोसेस हम यूज करेंगे रैबिट के हेल्प से, उस प्रोसेस के अंदर इन चीज़ों का जो है ना रिस्क वो घट जाता है। रीज़न क्योंकि वहाँ मसला क्या है कि आप जितनी चीज़ें आपके डिज़ाइन में रहेंगी वही रिपोर्ट में रहेगी, कैलकुलेशन खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई भी चीज़ मॉडिफाइड होगी तो वो डिज़ाइन से भी हटेगी और साथ ही साथ आपकी रिपोर्ट से भी हट जाएगी, कोई इंक्लूड होगी तो दोनों जगह इंक्लूड होगी। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी दिखाऊंगा विद इन प्रोजेक्ट। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, ठीक है, पहले बिम को एक्सप्लेन करने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस रिस्क आ गया। क्लैश डिटेक्शन हम देख कर सकते हैं उसके अंदर, कोई चीज़, कोई डिसिप्लिन, लाइक कोई पाइप
किसी बीम के साथ या स्ट्रक्चरल एलिमेंट के साथ क्लैश तो नहीं कर रहा, या कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट या कोई कंड्यूट या इलेक्ट्रिकल की कोई सर्विस फायर फाइटिंग वाली किसी पाइप से उससे क्लैश तो नहीं कर रही। इस तरीके की चीज़ें जो है हमें उसमें सॉर्ट आउट करने की हेल्प मिल जाती है पूरी सॉफ्टवेयर के अंदर भी। ठीक है। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन है इसके अंदर, एफिशिएंट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है, बिल ऑफ क्वांटिटीज, मटेरियल टेक ऑफ वगैरह वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज एफिशिएंसी के साथ वर्क हो जाता है बाई स्ट्रीमिंग वर्कफ्लो एंड ऑटोमेटिंग टास्क, क्योंकि ऑटोमेटिकली करता है वो काफी काम। अभी आप लोग देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिम का। ठीक है। बेटर विजुअलाइजेशन है, 3D विजुअलाइजेशन अच्छे से है। ठीक है। रिड्यूस वेस्ट एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ठीक है। इसमें क्या है आपका, जैसे अगर पूरी डिटेल देखते हैं, बिम कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज मटेरियल यूजेस, मटेरियल के यूजेस हैं। रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट मतलब लाइक अगर हमने प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट की सारी डिटेलिंग ना देखते हुए डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मोड में ले जाते हैं और सिर्फ 2D से काम ले रहे हैं, तो मे बी वहाँ रिस्क है, टाइम का भी लॉस होगा, मटेरियल का भी वेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें। बट अगर बिम के प्रोसेस के थ्रू निकाल के तब कंस्ट्रक्शन वाले फेज पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। टाइम का भी वेस्ट होने से बच जाएगा, मटेरियल भी वेस्ट होने से बच जाएगा, लेबर की जो कॉस्ट जाती है वो भी हमारी बच जाएगी, तो बहुत सारी चीजें। ठीक है। सेफ्टी के भी इशू हैं, इम्प्रूव सेफ्टी का आपका आ रहा है, बेटर फैसिलिटी मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है बिम। अगर ये चीज मैं यहाँ दिखाऊं, यहाँ मैंने स्लाइड में एक वो लगा रखा है इमेज, उसके थ्रू भी समझा रखा है। लाइक ये देखिए बेनिफिट्स ऑफ बिम करके, तो ये स्टेप वाइज आपको याद होने चाहिए। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड क्लैश डिटेक्शन है, एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ क्वांटिटीज मींस बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड मटेरियल टेक ऑफ, इजी टू मैनेज रिपोर्टिंग ऑफ क्वांटिटीज, रिपोर्ट्स बनाना इजी है। ठीक है। इम्प्रूव्ड स्केड्यूल निकाल सकते हैं आप इसके थ्रू। ठीक है। मॉडल बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, जो कि 4D 5D सिमुलेशन वाली चीजें आती हैं। ठीक है। इम्प्रूव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के वो कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो अभी मैंने पीछे भी आपको दिखाया वही चीजें आ गई। तो इस तरीके की चीजें जो हैं ये बेनिफिट्स हैं इस बिम के, और एक और स्लाइड मैंने लगा रखी है इसमें, उससे भी आप समझ जाएंगे। मैं दिखाता हुआ चलता हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं चीजों को। ठीक है। ये भी आप वही की पॉइंट्स हैं सारे। ये सिर्फ थोड़ा स्टूडेंट्स की और कैंडिडेट्स की आसानी के लिए मैंने बना के रखी हुई है, ताकि आप लोग देखते ही समझ जाएं मोटा मोटा, क्योंकि अगर डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ें दे दी जाए तो ना तो इतना टाइम होता है पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स के पास या कैंडिडेट पे कि वो पढ़े ध्यान से। हाँ, अगर की पॉइंट्स याद हैं तो चीज़ों को समझना आसान हो जाए। ठीक है। तो वही बेनिफिट्स ऑफ बीम है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन अराइज होता है इंटरव्यू में, कुछ आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिम बेसिकली क्यों यूज करना है या बिम क्यों जरूरी है, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में या एईसी इंडस्ट्री में, तो आपने यही की पॉइंट्स में आंसर देना है। ठीक, सिंपल सी चीज, यही की पॉइंट्स कि इससे हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं बीम के। ठीक है। आपके सामने है, रिकॉर्ड भी हो रही हैं ये चीजें, तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट फेज है। बिम की टर्मिनोलॉजी को हमें समझना है, या बिम डायमेंशंस आपसे बोला जा सकता है, बिम डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। तो आप लोगों ने जनरली सुना होगा, जैसे हम लोगों ने मार्केट में सुना ही है कि 2D होता है, 3D होता है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ 4D तक जानते हैं, बट इसकी स्टेजेस होती हैं अलग अलग। बिम डायमेंशंस भी बोला जाता है इसको, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D एंड 7D। होता तो ये 10D तक भी है, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये 60 70 तक। अब ये बेसिकली होता क्या है, इसको समझना भी तो जरूरी है, कि सिर्फ हमने नाम बोल दिया और उसको समझा नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो 2D की अगर मैं बात करूं, ये स्लाइड आप देख सकते हैं। तो 2D का मतलब हो गया कैड ड्राइंग्स। ठीक है। यानी कैड जैसे ऑटो कैड या अदर कोई कैड सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू बनने वाली जो आपकी ड्राइंग्स हैं वो आपकी 2D कैटेगरी में आ गई। 3D फॉर जियोग्राफिकल मॉडल्स, यानी जो भी हम 3D बनाते हैं, चाहे वो रैबिट में बना रहे हैं या अदर किसी भी सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, स्केचअप पे बना रहे हैं या आर्किकैड है, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, बट सबसे इंपॉर्टेंट ही रैबिट है, इस वजह से मैं रैबिट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो उससे बनने वाले जो 3D मॉडल्स हो गए। 4D का मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल। ठीक है। यानी जो आपके कंस्ट्रक्शन के स्केड्यूल बनेंगे वो। 5D आपका कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हो गया। 6D आपका एनर्जी एनालिसिस एंड सिमुलेशंस के लिए हो गया। और 7D आपका हो गया फैसिलिटी मैनेजमेंट, बिल्डिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। तो इन्हें बिम डायमेंशंस भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे चीज़ें, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक चीज़ इसमें आ जाएगी जो इम्पोर्टेंट है, बीईपी, बिम एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है। बीईपी बोला जाता है उसे शॉर्टकट में,
बेसिकली बिम एग्जीक्यूशन प्लान, तो यहाँ प्लान का मतलब ये नहीं है किसी ड्राइंग की या किसी प्रोजेक्ट की 2D या 3D की बात चल रही है। बिम एग्जीक्यूशन प्लान या बीईपी जो है एक तरह का डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, रिसोर्सेज है, जो क्या करता है इसमें पूरे प्रोजेक्ट का आउटलाइन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है स्टार्ट टू फिनिश। यानी उसके अंदर जितने भी इन्वॉल्व होने वाले प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, या कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशनल्स हैं, साइट के जो इंजीनियर्स हो गए, या अदर जितनी भी चीजें हैं, प्रोजेक्ट की फेजेस हो गई, एग्जिस्टिंग फेज, उसकी डिमोलिशिंग वाले पार्ट, या उसके न्यू कंस्ट्रक्शन वाले फेज, मींस स्टार्ट टू एंड, फाइनल सबमिशन तक और फाइनल कंस्ट्रक्शन हो जाने तक की जितनी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज हैं, वो सब कुछ जो है आपका बीईपी, बिम एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें तो आपको याद रखनी है बिम एग्जीक्यूशन प्लान के जो है वो। एक जो आपका आ जाता है लोड, जिसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है लोड क्या है, या तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट या लेवल ऑफ डिटेल आप इसे कह सकते हैं। और जनरली ये होता है लोड 100 से लेके 500 तक फाइनल होता है। हर लोड की एक अलग वो है कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है, ये मैंने यहाँ दिखा रखा है। अगर आप देखेंगे लेवल ऑफ डिटेल या लोड, ठीक है, तो लोड 100 जो है आपका प्री डिजाइन कॉन्सेप्ट में आता है, आर्किटेक्चर कंडीशन के अंदर है ये प्री डिजाइन कॉन्सेप्ट। लोड 200 का मतलब है स्केमेटिक डिजाइन, लाइक कोई भी आपका जैसे सर्विसेज एचवीएसी की बन रही है, इलेक्ट्रिकल की बन रही है, फायर फाइटिंग की बन रही है, गैस लाइन की बन रही है, उसके भी स्केमेटिक ड्राइंग तैयार की जाती है, उसकी एसएलडीज तैयार की जाती है, सिंगल लाइन डायग्राम, मीन्स शॉप ड्राइंग से हटके। शॉप ड्राइंग तो बाद की चीज़ है, वो तो बहुत डिटेल वाली चीज़ें हो गई। उससे पहले जो स्केमेटिक डिजाइन्स बनती हैं, जिसके थ्रू प्रोसेस का पता चलता है कि आपने इसमें क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे यूज होना है, कहाँ कौन सी चीज़ बनने वाली है, तो वो सारी चीज़ें स्केमेटिक डिजाइन्स के अंदर दिखाई जाती हैं। ऑयल एंड गैस के अंदर भी होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी वो चीज़ें वहाँ भी स्केमेटिक डिजाइन चलती है। पीएनआईडी आपने सुना होगा शायद, ये मैं थोड़ा सा कैटेगरी से हट के बात कर रहा हूँ, बट ये उनमें भी बिम की फैसिलिटीज चलती हैं, बट उनमें क्या है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नहीं रह जाता, वो आपका रिफाइनरीज वाले और ये सारी चले जाते हैं, पीएनआईडी वगैरह का। और ऑयल एंड गैस का तो आप लोगों ने सुना भी होगा, तो वहाँ पे भी स्कीमेटिक डिजाइन चलती हैं। ठीक है, लोड 300 के अंदर डिजाइन डेवलपमेंट्स वाली जितनी भी चीजें हैं, आपको इसके अंदर आपको 2D की शॉप ड्राइंग वगैरह सारी चीजें जो है तैयार करनी होती हैं। ठीक है, फैब्रिकेशन ड्राइंग वगैरह सब आती हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाएंगी इंजीनियरिंग वाले पार्ट में। लोड 350 कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, नेसेसरी हैं, वो सारा प्रोसेस इस लोड 350 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लोड 400 जो है कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस हैं, इसमें अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं प्रोजेक्ट की इन्वॉल्व, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और लोड 500 आपका एज बिल्ड ड्राइंग्स हैं, जो कि फाइनली ओनर से रिलेट करती है, जो भी हमारा क्लाइंट। तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने डिटेल करके अलग से भी स्लाइड बनाई है, ये देखिए। ठीक है, मैंने इसमें स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं कि लोड 100 के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे इसमें एनालिसिस हो गया, साइट की मॉनिटरिंग हो गई, मैसिंग स्टडी मतलब वो जो लैंड है, टोपोलॉजी सर्वे वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ये लोड 100 की फैसिलिटी। ऐसे ही लोड 200 स्केमेटिक डिजाइंस में आपकी क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही है, कंसेप्शनल डिजाइन डेवलपमेंट है, कोऑर्डिनेशन एंड क्लैश डिटेक्शन का भी है, एनर्जी एनालिसिस का भी है, ऐसे ये डिटेल के साथ मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार कर रखी हैं, आप लोगों को मिल जाएंगी ये स्लाइड्स भी, ताकि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ भी सके, काम भी कर सके। अभी हमारी सारी जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ बिम की इंफॉर्मेशन पे बात चल रही है। अभी अभी मैंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिखाया आपको, ना प्रोजेक्ट दिखाया कैसे काम होना, वो भी अभी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे लोड 300 350 हो गया, फिर ऐसे ही बाकी की चीज़ें हैं फाइनली लास्ट लेवल तक। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसके अंदर तो आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर का यूज है, मैं इसे कट कर देता हूँ। थोड़ा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बिम के अंदर जो डिजाइनिंग का जो प्रोसेस चलता है वो कौन कौन सा चलता है। एक तो चलता है बिम में आपका कैड टू बिम, यानी कैड की फाइल से बिम के मॉडल तैयार करने। वो बिम का मॉडल आर्किटेक्चर का भी हो सकता है, स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, एमईपी डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। ठीक, और एक होता है पीडीएफ टू बिम, यानी पीडीएफ मॉडल, यानी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके थ्रू आपको बिम मॉडल बनाना है। उसके बाकी के आगे के स्टेजेस तो बाद में है, सबसे पहले मॉडल ही जरूरी है। ठीक है, एक हो गया कैट टू बीम, एक हो गया पीडीएफ टू बीम, एक होता है आपका स्कैन टू बीम। स्कैन टू बीम में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसके जो भी लाइव कोऑर्डिनेट्स वगैरह सारी चीजें जो आपका स्कैनिंग के साथ यूज की जाती हैं,
लिडार वगैरह की बोलते हैं, लिडार की फाइल्स बोल सकते हो। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको बिम का मॉडल तैयार करना होता है। 3 प्रोसेस होते हैं। ज्यादातर कंपनी स्कैट टू बिम और पीडीएफ टू बिम यूज करती है, कोई कोई कंपनी जो है स्कैन टू बिम भी यूज कर रही है। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको बिम की ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, चीजें समझाई हैं, बिम की स्टेजेस वगैरह है। ऐसे बिम के अंदर और भी चीजें हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे कोर्स आते हैं। बिम मॉडलर का कोर्स हो गया, बिम इंजीनियर और मॉडलर का तो हम हैंडल कर लेंगे। बट बिम कोऑर्डिनेटर से आगे जब बिम मैनेजर बनते हैं तो मैनेजिंग मैनेजर के भी अलग कोर्सेज आते हैं, और भी कई चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है। बट अभी मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उनकी नीड आपको नहीं है। पहले इनिशियल लेवल से आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। तो इसलिए हमें चीज़ों को पहले समझना है। अब ज़रा मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, कैड को मैं नहीं करूँगा एक्सप्लेन, अभी भी बता रहा हूँ। कैड तो मैंने ऐप ओपन कर रखा था सिर्फ आपको ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कि इसका वर्किंग फेस क्या है और इसका क्या होगा। अब मैं थोड़ा आपके पास फाइलें ओपन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पहले मैं एक छोटा प्रोजेक्ट खोलता हूँ, तब मैं बड़े वाले प्रोजेक्ट पे आऊँगा। ये एक आप देखेंगे छोटा सा कमर्शियल ऑफिस का प्रोजेक्ट है ये। यूके का प्रोजेक्ट है, यहाँ का नहीं है। ठीक है, यूके का प्रोजेक्ट है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी आपको ये 2D दिख रहा होगा जस्ट, जैसे कि ऑटोकैड में हम देख सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया, रेविट के अंदर बिम फैसिलिटीज के साथ काम होता है। इसमें आप एक फेज पे काम करेंगे, बाकी फेजेस ऑटोमेटिकली आपके बनते रहेंगे, क्रिएट होते रहेंगे, चीजें बनती रहेगी। लाइक आप 2D बना रहे हैं, 3D भी बनेगा। मैं इसका देखिए 3D भी साथ साथ खोलता हूँ। एक मैं इसका 3D ओपन कर लेता हूँ, और अभी थोड़ा इसमें ये सेटिंग है, ये हटा देता हूँ मैं। ये आपका 3D हो गया। अभी मैं आपको कुछ समझाऊंगा, जरूरी इंपॉर्टेंट चीज। एक प्लान खुल गया, एक 3D खुल गया, एक इसका एलिवेशन और खोल देता हूँ मैं। ये खोल देते हैं इसका एलिवेशन। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं हम जरा तब तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको टैब फॉर्मेट पे ले आता हूँ सबको, टाइल फॉर्मेट में। WT ये मैनेज कर दिया मैंने। देखिए यहाँ प्लान है, यहाँ आपका 3D है, और ये आपका एलिवेशन है। अब देखिएगा इसका काम कितना स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन है सारे उसमें डिपार्टमेंट में इसकी। अब आप ये कर देते हैं हम थोड़ा शेडेड। अब ध्यान देना, लाइक अगर मैं 2D पे काम कर रहा हूँ, 2D पे मैं आ गया और यहाँ आके मैंने एक विंडो को सेलेक्ट कर लिया। तो विंडो मैंने देखिए प्लान, फ्लोर प्लान पे सेलेक्ट करी है, 2D फेस पे। ये ऑटोमेटिकली एलिवेशन पे भी सेलेक्ट हो गई है, और ऑटोमेटिकली 3D पे भी सेलेक्ट हो गई है। ठीक, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा सब। मैं एडिट यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से। लाइक अगर मैं इसे मूव करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ क्लिक किया, अब इसे देखिए मूव करता हूँ, तो वो तीनों फेसेस पे मूव हो रही है, एलिवेशन पे भी, 3D पे भी, हर जगह चल रही है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी देखिए इसके मैंने क्या बताया था अभी पीछे आपको, ऑटो कैड में हम किसी मॉडल को या लाइन को सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में वही दिखाएगा। बट यहाँ आपके पास देखिए दो चीजें हैं, प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर। यहाँ ईच एंड एवरीथिंग, सारी डिटेल्स मिलेगी आपको। लाइक आपने इस विंडो को सेलेक्ट किया, तो ये बताएगा कि विंडो किस फैमिली की है, यानी इसका फैमिली एंड टाइप, ये कौन सी विंडो है, स्लाइडर विद ट्रिम वाली। साइज क्या है इसका, 60 x 48 इंच। ठीक, यानी इसकी विड्थ और लेंथ दोनों चीज आ रही है। लेवल कौन सा है, बिल्डिंग के फर्स्ट लेवल पे लगी हुई है। सिल हाइट क्या है इस बिल्डिंग की, इस विंडो की, 3 फीट है। साथ ही साथ इसकी अदर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम इनपुट कर सकते हैं, लाइक उसकी फिनिश के बारे में, थिकनेस के बारे में, और चीजें हैं वो डाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वो भी बन सकती है। अगर कल को एक डिसीजन होता है कि ये विंडो जो है स्लाइडर विद ट्रिम वाली, ये हटाकर यहाँ पे फिक्स विंडो बनानी है, या अदर कोई विंडो फॉर्मेट यूज करना है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको चेंज करने में। आप सिर्फ क्या करेंगे, इस लिस्ट को खोलेंगे, आप ये देखेंगे कि इसकी फैमिली में विंडो, क्योंकि इसमें रैबिट के अंदर जितना भी काम होता है सब फैमिली के ऊपर होता है। फैमिली में भी मेनली 3 टाइप्स की फैमिली होती है, वो सब आप आगे समझेंगे। एक सिस्टम की हो गई, एक लोडेबल हो गई, एक इन प्लेस मॉडलिंग, यानी हम खुद से क्रिएट करते हैं पैरामीटर्स के साथ, वो फैमिलीज भी होती हैं। तो अभी मैं फैमिलीज के ऊपर नहीं जाऊंगा, वो एक डिटेल चैप्टर है, वो बात की चीज़ है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ फिक्स विंडो आ जाए, तो कितना टाइम लगेगा मुझे करने में। मैंने फिक्स विंडो पे सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट किया, देखिए चेंज हो गया। प्लान में भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिजाइन में फर्क आ गया। एलिवेशन में भी चेंज हो गया, 3D में भी चेंज हो गया। हालांकि जो इसकी रिपोर्ट होगी स्केड्यूलिंग, वहाँ भी चेंज हो चुका होगा। अभी मैं डोर स्केड्यूल में दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये चेंज हो गया। अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ किसी भी फेस से, चाहे आप 3D से कर दो, आपने यहाँ से डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली वो हर जगह से खुद ही डिलीट हो जाएगा। ठीक, कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं, लाइक अगर इसमें अगर कोई चीज़ एडिशनल आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, लाइक मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ।
आप मान लो कुछ भी क्रिएट करने जा रहे हो, और आपने जैसे WA मैंने कमांड ली, वॉल क्रिएट करने की कमांड है WA, तो आपके पास वॉल की कमांड एक्टिव हो गई। आर्किटेक्चर टैब में आप देख सकते हैं वॉल है, और यहाँ पे टाइप्स हैं, देखिए सारी टाइप्स आ रहे हैं इसके अंदर। कौन सी वॉल यूज़ करनी है आपने, स्टैक वॉल यूज़ करनी है, या आपने जेनेरिक वॉल यूज़ करनी है, या फाउंडेशन वॉल यूज़ करनी है, मैसेनरी वॉल यूज़ करनी है, इंटीरियर वॉल यूज़ करनी है, पार्टीशन इंटीरियर वॉल यूज़ करनी है, या आपने कर्टेन वॉल जो कि ग्लेजिंग वाली वॉल होती है, विद मुलियन चाहिए, ओनली फ्रेम चाहिए, या ग्रिड के साथ चाहिए। ये सारी टाइप्स आपके पास यहाँ मौजूद होती हैं। बहुत हेल्पफुल सॉफ्टवेयर आपका, बिम इंफॉर्मेशन पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी मैं जेनेरिक ले लेता हूँ एज फॉर एग्जांपल, और लाइक मैं यहाँ देखो कुछ क्रिएट करूंगा आपके सामने 2D, ऐसे ही रफली कर रहा हूँ अभी क्रिएट। आप देखना इसका 3D मॉडल अपने आप बनता हुआ जाएगा। जैसे मैंने 2D करा, आप यहाँ वाली विंडो में देख सकते हैं 3D इसका ऑटोमेटिकली चल रहा है, जो भी आप डिजाइन करोगे। ठीक। अभी मैं ऐसे रफली एक आपके सामने कर रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा। इनको इक्वलाइज करना है, बहुत आसानी से इक्वलाइज हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि मूव करना है अलग से आपको, देखो इक्वलाइज हो गए। साथ ही साथ अगर आप इसमें डोर विंडोज कुछ भी लगाना है, आपने सिर्फ कमांड लगाई DR टाइप, आपने लिया DR, डोर हो गया। फिर डोर के भी टाइप होते हैं फैमिली में, कौन सा डोर लगाना है, डबल डोर लगाना है, ग्लास वाला लगाना है, स्लाइडिंग वाला लगाना है, सारी चीज़ें। ये लाइब्रेरी लोड भी हो सकती है, और बना भी सकते हैं फैमिलीज की हेल्प से। लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की फैमिलीज भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप लेक्चर के दौरान समझेंगे, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ इसमें लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने देखिए 2D में काम किया, और यहाँ आप 3D में देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको थोड़ी देर के लिए बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए कितना फास्टली इसमें काम होता है। अगर मैं यहाँ चेंजिंग करूंगा तो फिर वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कोई विंडो लगा देता हूँ, लाइक ये मैंने विंडो ली, और यहाँ से मैं विंडो चेंज करके ये विंडो लगा देता हूँ, ऐसे 3D में लगा रहा हूँ। ठीक। बीच में डोर लग जाएगा बाद में। तो ये चीज़ें जो है देखिए ऑटोमेटिकली आपकी 2D में भी आ चुकी हैं। ठीक है। तो ये इतना फास्टली काम कर रहा है आपका। ओके। अब मैं यहाँ पे आपको स्केड्यूल्स के साथ भी दिखा देता हूँ चीज़ें कि कैसे मैनेज होती हैं। मैं एक काम करता हूँ इसमें, थोड़ी देर के लिए इस 3D को भी हटा ही देते हैं, मैं प्लान से ही समझा दूंगा। चलिए, इसमें मैं एक रिपोर्ट खोलता हूँ इसकी, स्केड्यूल, डोर स्केड्यूल खोल देते हैं। ठीक। ये डोर स्केड्यूल खोला मैंने। यहाँ डोर नंबर 101 से लेके 206 तक ये सारी की सारी डोर की प्लेसमेंट दी गई है, जो कि आप यहाँ लेवल 1 पे भी देख सकते हैं, यानी फ्लोर प्लान 1 पे। ये आपका देखिए सारे डोर के टैग डले हुए हैं, देखिए देख रहे हैं। ये सारे के सारे डोर के टैग है 101 से लेके जितने भी टोटल यूज हो रहे हैं। अब लाइक मैं इस डोर को ध्यान से देखना, ये वाला जो डोर है, ये जो 113 वाला है, मैं चाहता हूँ कि ये डोर सिंगल डोर की जगह डबल डोर हो जाए, या कोई और टाइप आ जाए इसका। तो जरूरी नहीं है कि मैं डिजाइन में ही जाके चेंज करूँ, मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, डोर शेड्यूल में जाके भी चेंज कर लूंगा। हाँ, बस एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि डोर की वो फैमिली क्या यहाँ मौजूद है या नहीं, डबल डोर वाली। देखो यहाँ पे डबल ग्लास डोर एक है, हम अलग से लोड भी करा सकते हैं, बट अभी मैं लोड नहीं कराऊंगा। डोर शेड्यूल पे जाएंगे, और 113 वाला जो आपका डोर है, ठीक है, ये यहाँ पे है। इसमें जाकर अगर देखें, यहाँ पे सब चीज शो कर रहा है, डोर का नंबर, उसका टाइप, उसकी फैमिली। से और आगे बढ़ाएंगे तो पूरा साइज वाइज सब होगा इसके अंदर। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि इस डोर को चेंज करना है, तो इस लिस्ट को खोलेंगे, यहाँ सारे वो डोर जो आपकी फाइल में लोडेड है वो सब आएंगे। देखिए यहाँ डबल ग्लास डोर चेंज कर देता हूँ मैं 113 वाले पे। ठीक। ये मैंने कर दिया इसमें चेंज। तो मैंने तो रिपोर्ट में चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा, डिज़ाइन में नहीं करा। बट आप डिज़ाइन में जाके देखोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डबल डोर लग चुका हो। तो ये देखिए कितना स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन है इनका, आपस में कोलैबोरेशन चल रहा है बिल्कुल, कि हम एक फेस पे काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली दूसरे फेस पे खुद ब खुद काम होता जा रहा है आपका, इजीली, कोई मसला नहीं। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें कि हमें सेक्शन क्रिएट करना है बिल्डिंग का, 2D या 3D जो भी, ठीक है, लाइव सेक्शन निकालना है एकदम, तो अगर मैंने जैसे अभी कैड में आप लोगों को बताया कि कैड में जब हम किसी भी फेस पे काम करते हैं, देखिए जैसे बिल्डिंग का ये सेक्शन है,
अगर ये सेक्शन मैं भी बनाने बैठूंगा तो पक्की बात है 1 घंटा तो चला ही जाएगा, डिटेलिंग लगाने में, चीजें बनाने में, फ्लोर स्लैब। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है काफी बिल्डिंग का तो 1-2 दिन भी लग सकते हैं बनाने में, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कोई एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, किसी बड़े हॉस्पिटल के उस पे काम हो रहा है, तो पूरी पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। बट अगर यही काम रेविट पे कर रहे हैं तो एक अकेला बंदा भी काफी टास्क हैंडल कर लेगा। लाइक मुझे इसका सेक्शन बनाना है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला मेरा। आप सिर्फ इस पे जाएंगे, आपके पास यहाँ सेक्शन का टूल है, ये इस पे क्लिक किया और यहाँ ले जाके आपको जहां भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक बिल्डिंग में कई जगह से हमें सेक्शन के व्यूज कट करने पड़ते हैं एज पर नीड। तो मैं यहाँ जाकर अगर एक ये रेंज आपके सामने लेता हूँ, ये सेक्शन की कट लिया, और इस पे जाकर आप बस डबल क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली देखिए आपका सेक्शन जो है उस पार्ट का कट के तैयार हो जाएगा खुद ही। कटिंग व्यू ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, सेक्शनल व्यूज का आपका जनरेट हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। अपडेशन चाहिए कुछ, लाइक अभी देखो इसमें स्टेयर केस भी नजर आ रही है और आगे की कर्टेन वॉल भी नजर आ रही है जो कि वॉल वाली साइड पे, और ये डबल यहाँ पे एंट्री वाला डोर भी नजर आ रहा है। बट अगर मैं इसकी लिमिट क्रिएट कर दूं, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन सिर्फ आपका इस लेवल तक प्रेजेंट हो, ये देखिए रेंज मैंने क्रॉप कर दी, इसकी थोड़ा पीछे ले आया रेंज को, तो सेक्शन में भी वो डिटेल हाइड हो जाएंगी आपकी। ना वो आपको कर्टेन वॉल नजर आएगी, ना आपको स्टेयर केस नजर आएगा। ठीक, अगर आपको 3D सेक्शन की जरूरत पड़ जाती है तो वो भी बहुत इजी है, कोई ऐसा वो नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत तो नहीं है मुझे, इससे मैं डिलीट कर दूंगा। मुझे इसका लाइव 3D सेक्शन देखना है, तो आप क्या करोगे, इसी के अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको सेक्शन बॉक्स, आप इस पे जाओगे। अब ये सेक्शन बॉक्स आ जाएगा, चाहे प्रोजेक्ट कितना ही बड़ा हो। अभी मैं बड़े प्रोजेक्ट भी खोलूंगा हॉस्पिटल वाले, जिन पे मैं खुद ट्रेनिंग भी देता हूँ और कई स्टूडेंट्स को मैं बनाने के लिए भी देता हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्रोजेक्ट वर्क बहुत ज़्यादा करवाता हूँ। रीज़न उसका यही है, विदाउट प्रोजेक्ट आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। विदाउट प्रोजेक्ट आप सिर्फ टूल सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, बट आप रियल प्रोसेस और प्रोजेक्ट वर्क नहीं सीख सकते, जो कि एक प्रोफेशनल्स के पास होना चाहिए। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट हमेशा प्रोजेक्ट्स पे होता है। प्रोजेक्ट की वर्किंग लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में लेके चलता हूँ स्टार्टिंग से ही। तो वो जब आप लोग ट्रेनिंग लेंगे उस वक्त मैं आपको दूंगा, करवाऊंगा भी, आपको बताऊंगा भी, टास्क भी मिलेंगे। अभी सिर्फ डेमो की तरह से दिखा रहा हूँ। अब आपने देखिए सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ से इस पार्ट का कटिंग सेक्शन चाहिए इधर का, तो ये देखिए खुद ब खुद इसका कटिंग सेक्शन आपके सामने मौजूद है। देखिए फुटिंग भी है, फाउंडेशन भी है, वॉल जो आपकी स्टैक वॉल यूज हो रही है, विंडो कट हो रही है, साथ ही साथ उसमें सीलिंग जिस लेवल पे कट हो रही है वो भी आ रहा है, कॉलम जिधर दिखा रहा है वो भी दिखाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए लाइव सेक्शन उसका आ रहा है, किसी भी पार्ट से आप देख सकते हैं बिल्डिंग का, कोई से भी पार्ट से आप देखें। आप यहाँ से देखिए इसे कट करके फौरन आपके सामने सेक्शन आ जाए। इन व्यूज को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इन व्यूज को शीट्स पे प्रिंट भी कर सकते हैं। टाइटल ब्लॉक के साथ पूरी सबमिशन शीट्स बनाई जाती हैं, वो सारे प्रोसेस आप लोग आगे सीखेंगे। रेंडरिंग के प्रोसेस हों या शीट्स क्रिएशन के हों, सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स जनरेशन के हों, सारी चीज़ें आपकी आगे आएंगी। अभी ये आपने देखा ये कैसे काम कर रहा है। मैं ज़रा इसका जो आर्किटेक्चर मॉडल जो मैंने खोला था मैं उसे ओपन करता हूँ, फाइल ओपन कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, आर्किटेक्चर मॉडल ओपन करता हूँ, फिर इसका एक कंबाइन आपको पूरा मॉडल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमएपी का मैं आपको नेविज वर्क में खोल के दिखाऊंगा। यहाँ भी कर सकते हैं बट मैं नेविज वर्क में इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ओके, अगर मैं ये 3D व्यू पे आता हूँ, ये देखिए, ये एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, ठीक। और ये पूरा का पूरा इसका ओनली आर्किटेक्चर मॉडल है, सिर्फ आर्किटेक्चर मॉडल है, बिम बिम मॉडल, ठीक है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन वाला मॉडल, स्ट्रक्चर नहीं है, ओनली आर्किटेक्चर। आप इसमें नोटिस करना, वॉल्स, डोर्स, विंडोज, कर्टेन वॉल्स, स्टेयर केस, ठीक है, इवन की इंटीरियर भी डिटेल्स हैं, लाइक फर्नीचर वगैरह ये चीज़ें भी हैं। ठीक है, आपकी वो सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ मॉडल बना हुआ है आपका ये। आप किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर हाइड कर सकते हैं, आप चाहें किसी को आइसोलेट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को आप कोई भी व्यू चेंज करके देख सकते हैं, वायर फ्रेम में देखना है, या फिर आप इसको हिडन लाइन फॉर्म में देखना चाहते हैं, किसी कलर शेड में देखना चाहते हैं, सारी की सारी चीज़ें इसकी इंफॉर्मेशंस के साथ है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मॉडल है, ये इंटेलिजेंट बेस्ड मॉडलिंग वाला प्रोसेस है। यानी इंटेलिजेंट मॉडल बेस्ड प्रोसेस क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें डिज़ाइन के साथ इंफॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ विंडो को सेलेक्ट करूंगा
तो यहाँ मुझे पता लगेगा ये कौन से टाइप की विंडो है, मुलियन वाली है, क्या उसका साइज है, कौन सा बिल्डिंग का लेवल है, सिल हाइट क्या है, उसके ऊपर कमेंट्स क्या है, मार्क क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी। हेड हाइट क्या है, वो सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे इवन कि एक सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल मूलियन भी आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो देखो बताएगा कि ये मूलियन जो है, यानी जो आपका जो एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है उसमें एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर जो होता है आपका कर्टेन वॉल्स के ऊपर, तो वो किस टाइप का, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ट्रेपेजॉइड है, सारी चीजें उसमें आती है। जब मैं आपको कर्टेन वॉल्स और ये सब बनाना सिखाऊंगा उस वक्त मैं आपको चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा, चीजें कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ये देखिए, ये तो आर्किटेक्चर मॉडल इसका, ऐसे ही सेम इसका आपका स्ट्रक्चरल मॉडल भी आएगा, ऐसे ही आपका एचवीएसी का भी आएगा। मैं एक एचवीएसी का ओपन कर देता हूँ फिलहाल के लिए, स्ट्रक्चर का भी है और एचवीएसी का भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो मैं एक एचवीएसी करता हूँ, फिर एक कोऑर्डिनेशन वाला मॉडल आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, जिससे आप समझ जाएंगे कि एमईपी कोऑर्डिनेशन के अंदर कैसे सारी डिसिप्लिन को एक जगह कोऑर्डिनेट किया जाता है, सारे प्रोजेक्ट्स को एक जगह लाया जाता है। वो प्रोसेस मैं नेविसवर्क में दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, ये देखिए, ये इसी बिल्डिंग का सेम एचवीएसी का मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पूरा ये प्रोजेक्ट हो गया आपका, पूरी बिल्डिंग का टोटल। ये देखिए, सब कुछ इसमें प्रोसेस दिया गया है, मेन डक्ट दी गई हैं, ब्रांच डक्ट दी गई हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यानी जो एएचयू वगैरह यूज हो रहे हैं आपके, वो सारे। ये देखिए, एएचयू स्टैंड्स फॉर एयर हैंडलिंग यूनिट, ये एक तरह का मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो एचवीएसी प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही एफसीयू भी होता है, पैकेज एसी होते हैं, कैसेट एसी होते हैं। तो जब जो आप लोगों में से जो एमईपी वाला प्रोसेस करेंगे उन लोगों को मैं वो चीज़ें भी बताऊंगा, उसके टेक्निकल नोट्स भी आएंगे, पीडीएफ भी आएंगी, मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिलेंगे नोट्स के ऊपर, और लाइव जो क्लासेस हैं उसकी, जो हमारी क्लासेस हैं प्रोजेक्ट्स की, उनके ऊपर भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टास्क भी मिलेगा, प्रोजेक्ट भी मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। पहले आप इसको समझ लीजिए, देखिए पूरा का पूरा डिटेल से बना हुआ, सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। आपकी ब्रांच डक्ट हैं, आपके डिफ्यूजर्स हैं, डिफ्यूजर्स मीन्स ये एयर टर्मिनल जिनसे एयर फ्लो होगी। ठीक है, आपके पंप हैं, बने हुए पंप वगैरह जो आपके फ्लो के लिए चाहिए, आपके कूलिंग टावर वगैरह, सारी चीज़ें इसमें, चिलर वगैरह, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। ये देखिए, अगर मैं आज सर्च कर इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपके कूलिंग टावर्स हो गए जो प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, वॉल्व कनेक्शन, वॉल्व पैकेज, सब चीज इसमें डिटेल के साथ आती है, और ये सब हमें बनाना पड़ता है रेविट के अंदर। ठीक है, ये देखिए पंप लगे हुए हैं आपके, और साथ ही साथ ये आपके यहाँ देखेंगे आप, वो जो वॉल्व्स है आपके, जो वॉल्व्स में आपके एनआरवी वॉल्व, चेक वॉल्व, आपके आइसोलेशन वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, और आपके कुछ गेज लगेंगे, थर्मोस, सारे चीज की थर्मामीटर, जितनी भी चीजें हैं सब चीज आपको डिटेल से इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट के अंदर। तब जाके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यूज होना है। ठीक है, तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, इवन कि पंप का भी सिलेक्शन होता है, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप। ठीक है, ऐसे डक्ट का भी होता है, सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट, एग्जॉस्ट एयर डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट। ठीक है, फिर डिफ्यूजर्स के भी टाइप होते हैं, पाइप के भी टाइप होते हैं, जो इनमें पाइप आते हैं आपके, चिल वाटर सप्लाई का कौन सा है, चिल वाटर रिटर्न का कौन सा है, सारे के सारे प्रोसेस उसके अंदर होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल मॉडल खोलूँ तो वो भी खोल सकता हूँ, बट अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको नेविस वर्क जो सॉफ्टवेयर है, इसी ये भी बिम प्रोसेस में ही आएगा हमारा, ध्यान रखना, नेविस वर्क भी। तो ये पहले काम हमारा रेविट पे होगा, रेविट की अच्छे से कंप्लीट डिटेलिंग स्केड्यूलिंग के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्क आएगा नेविस वर्क के अंदर। नेविस वर्क एक सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है क्लैश डिटेक्शन के लिए, कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर कहीं कोई क्लैश आ रहा है, लाइक कोई सर्विस का पाइप या एचवीएसी डक्ट कहीं पे क्लैश कर रही है किसी आर्किटेक्चरल एलिमेंट के ऊपर या स्ट्रक्चरल एलिमेंट के ऊपर, किसी कॉलम पे, किसी बीम पे, तो वो पूरी की पूरी क्लैश डिटेक्शन रिपोर्ट हमें नेविसवर्क के अंदर मिल जाएगी। पूरे प्रोजेक्ट का एनिमेशन उसके अंदर हो जाएगा, उसके व्यू पॉइंट्स बन जाते हैं, उसकी 4D 5D सिमुलेशन हो जाती है, क्वांटिफिकेशन हो जाती है, एवरीथिंग उसके अंदर, सारी चीजें हम कर सकते हैं नेविसवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर। हालांकि क्लैश डिटेक्शन रेविट के अंदर भी हो सकता है, बट रेविट के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन क्लैश डिटेक्शन पे नहीं है जितना कि नेविसवर्क के लिए। तो ये देखिए, नेविसवर्क मैंने ओपन किया, बहुत हल्का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मॉडल कुछ नहीं करना, या आप आराम से, हालांकि इसके कंटेंट्स तो वैसे 20 से 22 डेज के होते हैं अगर कंटेंट वाइज ट्रेनिंग की बात की जाए, बट जो मैं कंबाइंड ट्रेनिंग लेता हूँ इसकी, 2 2 3 3 क्लास के कॉन्सेप्ट एक में रिकॉर्ड करता हूँ, तो 7 to 8 डेज के अंदर ये सॉफ्टवेयर इजीली फिनिश हो जाता है नेविसवर्क, तो ज़्यादा टफ सॉफ्टवेयर नहीं है।
मैं इसमें आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ, सेम प्रोजेक्ट, और तीनों डिसिप्लिन का दिखाऊंगा कि कैसे है चीज़ें। ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ही रिकॉर्ड करते हुए बनाई थी फाइल वगैरह, जो स्टूडेंट्स को क्लास वगैरह देते वक्त नेविसर की। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, देखिए जल्दी ओपन हो जाएगा रैबिट के मुकाबले में। पूरा प्रोजेक्ट आपका ओपन होगा, सब सारी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स इसमें होंगी, सारी चीज़ों मॉडल के। ये देखिए वही सेम आर्किटेक्चर मॉडल है। ये थोड़ा लाइन जो आ रही है ग्रिड की वजह से, वो ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। ये पूरा का पूरा देखिए, मॉडल को व्यू रिव्यू करना आराम से इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं चीज़ों को, सारी चीज़ें, आर्किटेक्चर मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल और एचवीएसी का। बट अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप कहेंगे कि एक ही दिख रहा है बस, मुझे तो एक बिल्डिंग का डिज़ाइन दिख रहा है और कुछ नहीं है। तो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। सिलेक्शन ट्री खोलते हैं, तीन डिपार्टमेंट्स की फाइल है, एक आर्किटेक्चर है। देखिए आर्किटेक्चर लूंगा तो आर्किटेक्चर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही रहे, बाकी सब चीज़ जो है हाइड हो जाए, तो हाइड अनसेलेक्टेड, तो आपके सामने सिर्फ बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल मॉडल ही रहेगा और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, सारी डिटेल्स के साथ। अनहाइड ऑल करता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ आर्किटेक्चर हाइड हो जाए, तो इसे मैंने हाइड कर दिया। अब आपके सामने बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल मॉडल और मैकेनिकल वाला जो आपका एचवीएसी का सिस्टम, ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ लगा हुआ है। ये एक एमईपी कोऑर्डिनेशन और अदर डिसिप्लिन कोऑर्डिनेशन के साथ ये फाइल मर्ज कराई जाती है, तब जाके ये एक्यूरेसी के साथ एक जगह आती है। ठीक, कोऑर्डिनेट्स का बड़ा ध्यान रखना होता है कि सेम कोऑर्डिनेट्स पे फाइल को सेट करना पड़ता है, वो रैबिट में ही करना पड़ेगा, तब जाके इधर लाते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल मॉडल है और ये एचवीएसी का मॉडल। अगर मैं चाहता हूँ कि एचवीएसी को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया जाए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखिए, अब सिर्फ ओनली आपके सामने जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल मॉडल है, सारी डिटेल्स हैं, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, सब है। कहीं पे आपका स्टील का यूज हो रहा है, कहीं आपका आरसीसी का यूज हो रहा है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, तो सेलेक्ट करने पे पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, बीम इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, पूरी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज, उसका नेम, उसका टाइप, उसका फैमिली, उसका कैटेगरी, उसकी कैटेगरी आईडी, उसकी एलिमेंट आईडी। क्योंकि इस एलिमेंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके थ्रू हम कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितने लाखों चीज उसके अंदर हो, तो भी हम अपने एलिमेंट को इजीली सर्च कर सकते हैं, और उस पर जाके जो भी मुझे वर्क करना है, मॉडिफिकेशन करना है या डिलीट करना है, कुछ भी जो भी हमें टास्क मिला हुआ है वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन वाला सॉफ्टवेयर है। देखिए ये सारे बीम सॉफ्टवेयर के अंदर है। इसकी कस्टम, जो कस्टम मतलब जो हम अपने आप बनाते हैं, यूजर जो यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टीज हम खुद भी बना सकते हैं। एलिमेंट्स की आईडी वगैरह है, टाइमलाइनर अगर इस पे इंफॉर्मेशन होती तो ये भी आता। एक कोबी आता है, कोबी का डाटा भी फिलअप किया जाता है। ठीक है, वो भी एक प्रोसेस होता है बीम का, एडवांस लेवल की चीज़ें होती है कोबी का। उसकी एक्सट्रैक्शन होती है सारे डाटा की, उसकी फाइल्स बनती हैं, सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। तो देखिए पूरा सब ईच एंड एवरीथिंग इसकी, फुटिंग फाउंडेशन डिटेल सब है, पाइल फाउंडेशन वगैरह जो आ रही हैं सब इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। अब ऐसे ही अगर आप लेना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे एमईपी वाला देखना है, तो वो भी देख सकते हैं हम चीज़ें। मैं इस पे हटा देता हूँ पहले, इसमें हटाकर मैं पहले इनमें से अनहाइड ऑल कर देते हैं, मैं इसको हाइड कर देता हूँ और स्ट्रक्चर वाले पार्ट को भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास देखिए सिर्फ मैकेनिकल सर्विसेज आपके सामने है। इसमें एचवीएसी का कंप्लीट सेटअप जो अभी मैं आपको रेविट पे दिखा रहा था, वो आपके सामने यहाँ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको देखिए नजर आ रहा है, सेम वही चीज जो मैंने रेविट में खोल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की एंड फायर फाइटिंग की भी फाइल्स खोल दूंगा, मर्ज करा दूंगा, तो फिर वो डिसिप्लिन्स की चीज़ें भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी इजीली। तो ये जो प्रोसेस है, मैंने अभी आपको जो बताया, ऑटो कैड से मैंने आपको चीज़ बताई, दिखाना शुरू किया, क्योंकि ऑटो कैड आपका एक बेसिक वो है इस। हाँ, मगर मेन मॉडल जो बनेगा कोई भी प्रोजेक्ट का, जो कैड फाइल आएगी वो तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगी सेम। ठीक है, चाहे वो उसकी एमईपी की हो, आर्किटेक्चर की हो या स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की हो। ठीक है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट आया था हमारे पास दुबई से, तो ये आर्किटेक्चर फाइल उन्होंने प्रोवाइड की थी हमें। अपार्टमेंट थे दो, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2। तो फिर इसकी 4 डिसिप्लिन की फाइल हमें तैयार करनी थी, स्केमेटिक ड्राइंग्स हमें देनी थी, जो कि हमने तैयार करके भी दी। इस उसमें एचवीएसी का भी पार्ट था, फायर फाइटिंग का भी था। ठीक है, उसमें गैस लाइन का भी था, इलेक्ट्रिकल का भी टास्क था, बट वो बाद में देना था, उस वक्त नहीं देना था।
तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आपके पास प्रोजेक्ट जो आएंगे वो कैड फॉर्मेट में ही आएंगे, इवन की कंपनी के अंदर भी आपको वही दी जाएंगी, बट उस कैड को बिम में कन्वर्ट करना है, ये टास्क होता है रेविट के अंदर। साथ ही साथ उसकी स्केड्यूल्स बनाना, उस पर मटेरियल सप्लाई करना, रेंडर करना, वॉक थ्रू करना, क्योंकि रेंडरिंग बहुत ज़रूरी पार्ट होता है क्लाइंट की प्रेजेंटेशन के लिए। उस रेंडरिंग की क्वालिटी आप इसमें भी ले सकते हैं रेविट में, बट इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती रेंडरिंग की जितना अदर सॉफ्टवेयर, लाइक आपने एनस्केप सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा एनस्केप रेंडरिंग। तो एनस्केप के थ्रू अदर अदर अलग सॉफ्टवेयर पे भी चलती है और रेविट पे भी लाइव चलती है। अगर मैं एनस्केप के आपको रेंडर दिखाऊं, एनस्केप के लाइक विला के रेंडर दिखा देता हूँ ऐसे, वो कुछ इस टाइप की क्वालिटी देगा आपको। ये देखिए, थोड़ी सी आपको ना नेचुरल फीलिंग आती है, रियलिस्टिक लगता है देखने में। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो जाए, आप इमेजेस खुद से भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, जो रियल टाइम रेंडरिंग होती है, ये रियल टाइम रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? रियल टाइम रेंडरिंग का मतलब है इधर आप मॉडल बना हुआ है, आपने अदर सॉफ्टवेयर खोला है इंस्केप, इसके साथ प्लगइन होता है पूरा, ये देखिए मेरे पास ये इंस्टॉल भी है, और यहाँ आपने स्टार्ट किया, वो डायरेक्ट ही रेंडरिंग शुरू कर देगा। फिर उसमें आपको पैरामीटर्स एडजस्ट करना है, लाइक उसकी लाइट, उसकी ब्राइटनेस, सन की टाइप, सन की हाइट, और एनवायरनमेंट आपको कैसा चाहिए, क्लाउडी चाहिए, वार्म चाहिए, कूल चाहिए। तो इस तरह की सारे पैरामीटर्स होते हैं। बहुत इजी सॉफ्टवेयर होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। 2 से 3 क्लास में पूरा आप एंडस्केप कवर कर लेते हो आराम से। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी सेटिंग समझ में आ जाती है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। उसकी बाद में फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप पे या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाके। जैसे इमेज की करेक्शंस होती है ना, उसकी लेवल की, उसकी गामा की, उसकी ब्राइटनेस, उसके एक्सपोजर वगैरह, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने जो अभी आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, ये बिम के अंडर की चीज़ें हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बिम में भी क्राइटेरिया होते हैं। बिम आर्किटेक्चर का कोर्स एक डिफरेंट कोर्स हो गया, बिम स्ट्रक्चर एक डिफरेंट कोर्स हो गया, बिम एमईपी एक डिफरेंट कोर्स हो गया। सॉफ्टवेयर टूल्स वही रहते हैं, सिर्फ उसमें जो बदलती हैं, एक उसके टेक्निकल टर्म्स बदल जाएंगे, उसकी थ्योरी बदल जाएगी, उसकी मॉडलिंग के प्रोसेस बदल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें बदलेंगी, सॉफ्टवेयर वही यूज होंगे। बट अब इसमें देखो, जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं, तो सिविल इंजीनियर के लिए ज़्यादातर बिम आर्किटेक्चर और बिम स्ट्रक्चर, ये 2 पोर्टफोलियोज बनती हैं, क्योंकि बट इनिशियल लेवल पे उन्हें आर्किटेक्चर वाले पार्ट से ही शुरू करना चाहिए। रीज़न, कंपनीज के अंदर जो ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए या आर्किटेक्ट्स के लिए, वो बिम आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो पे निकलती हैं। दूसरे नंबर पे जब आप ग्रो करते हैं आगे थोड़ा सा, तो आप बिम स्ट्रक्चर को विद एनालिसिस वाले प्रोग्राम लाइक स्टैड प्रो या ई टैब्स, या फिर एक आता है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर आता है ऑटोडेस्क का, रोबोट स्ट्रक्चर। ठीक है, रोबोट स्ट्रक्चर इंडिया में कम यूज होता है, अभी ज्यादा लेवल पे नहीं फैला हुआ, बट कुछ कंपनीज यूज कर रही हैं अच्छे लेवल पे, सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं उसकी। तो वो हो गया। फिर ऐसे ही जो एमईपी वाले हैं, उसके अंदर आप चाहे मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, या कोई पाइपिंग इंजीनियर्स के कोर्स कर रखे हैं किसी ने, तो वो सारे मिलके एमईपी वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो पहली स्टेज तो आपको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ले लेनी है। आगे का थोड़ा सा एक फ्यूचर स्कोप मैं आपको बता दूं बिम का, थोड़ा सा एंडिंग में, बिम के अंदर जो स्टेजेस होती हैं, कैरियर होते हैं, मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप सर्च कर लेना बाद में। सबसे पहले बिम मॉडलर होता है, जो ओनली बिम का मॉडल बनाता है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर हो, या एमईपी इंजीनियर हो, उसे सिर्फ बिम का मॉडल बनाना है। जब बिम मॉडलर से ऊपर आपकी ग्रोथ होती है, आप पहुंचते हैं बिम इंजीनियर पे, थोड़ी सी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती हैं। जब आप बनते हैं कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर बनते ही आपको एक मसला आएगा आपके सामने, कि अगर आप चाहे सिविल इंजीनियर भी हैं, तो उस वक्त आपको एमईपी की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सिविल की भी हो और थोड़ा बहुत आर्किटेक्ट की भी हो, क्योंकि वो सीनियर पोस्ट है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर यही रहेंगे, बस चीज़ें बढ़ जाएंगी थोड़ी सी। या जब आप बिम मैनेजर बनते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको तकरीबन तकरीबन सारी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। बिम मॉडल कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कैसे उस पर वर्क हो रहा है, कैट टू बिम कैसे हो रहा है, पीडीएफ टू बिम कैसे हो रहा है, स्कैन टू बिम कैसे हो रहा है, अदर अदर डिसिप्लिन की फाइलों में आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। आप चाहो तो देखो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग से अगर आप सर्च भी करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। मैं आपके सामने यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप बिम मॉडलर्स, मैं इस पे लिख देता हूँ, बिम मॉडलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डालेंगे, तो आपके पास सब आ जाएगा कि बिम मॉडलर जो इंजीनियर होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, क्योंकि इसमें कैटेगरी सारी है ना, सिविल का भी,
और मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी, सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बिम मॉडलर की जो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डिजिटल मॉडल ऑफ बिल्डिंग यूजिंग बिम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसे बिम का मॉडल तैयार करना है बिम सॉफ्टवेयर के थ्रू। They work with architects, engineers, and other stakeholders to develop accurate 3D model that reflect the project's design, intent and specifications। क्योंकि उसे इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा आर्किटेक्ट के साथ, इंजीनियर्स के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, एक एक्यूरेट 3D मॉडल बनाने के लिए। ठीक है। और ये आगे क्या है, देखिए, दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर एंड एमईपी। तीनों फील्ड आ गई जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि जो सिविल वाले होंगे वो बिम आर्किटेक्चर में चले जाएंगे, या बिम स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया उनका। और जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वाला कोई भी इंजीनियर हो वो एमईपी डिपार्टमेंट में चला जाता है इनिशियल लेवल पे। ठीक है। तो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं इनकी आगे। देखिए, तो कोलैबोरेशन वगैरह वही सारी चीजें हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही जब आप सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, सीनियर पोस्ट के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। वैसे बिम इंजीनियर भी लिख सकते हैं, बिम इंजीनियर की भी अलग से दिखा देगा अगर मैं बिम इंजीनियर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मॉडल तो है ही, मगर मॉडल के साथ और भी कई चीजें, जैसे फैसिलिटीज कोलैबोरेशन बिटवीन प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, आइडेंटिफाइज एंड रिजॉल्व डिजाइन इश्यूज। अब इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बढ़ गई, कोलैबोरेशन भी करना है, और स्टेक होल्डर और उनके साथ मिलकर जो भी प्रोजेक्ट में इश्यूज आ रहे हैं उनके रिजॉल्व भी करनी है, क्लैश डिटेक्शन को भी देखना है, नेविस वर्क को भी हैंडल करना है, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। बिम डाटा जो है आपका पूरा लाइफ साइकिल के साथ जो है वो सारी चीजें, ये सारी देखिए कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मॉडल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, क्लैश डिटेक्शन जो कि मैंने अभी नेविस वर्क दिखाया उस सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। ठीक है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल, ये मोटे मोटे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। डिटेल में जाएंगे तो और भी कई चीजें आ जाएंगी, टेक्निकल एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टास्क लेंगे, एनालिसिस एंड सिमुलेशन भी आ जाएगा। 4D 5D एनालिसिस का मतलब मैं समझा देता हूँ। लाइक आप में से कोई सिविल इंजीनियर है, अब वो बिम मॉडलर पे उसने काम करी, ठीक है, उसने बिम के मॉडल बनाए, आर्किटेक्चर भी बना रहा है, स्ट्रक्चर के मॉडल भी बना रहा है, वहां तक इनफ। जैसे ही वो बिम इंजीनियर बन जाएगा तब उसे एनालिसिस वाले प्रोग्राम चलाने भी आने चाहिए, लाइक स्टैड प्रो, ई टैप्स या रोबोट स्ट्रक्चर जो भी इन्वॉल्व हो रहा है उनकी कंपनी में। या जो एमईपी इंजीनियर हैं तो उनको उन फील्ड से रिलेटेड, जैसे आपके हैप सॉफ्टवेयर हो गया या अदर जो प्रोग्राम्स हो गए जो आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या प्लम्बिंग से रिलेटेड, जो डिजाइनिंग वाला फेस है, एक होता है डिजाइनिंग, होता है ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग। तो बेसिकली जो ये है ये ड्राफ्टिंग मॉडलिंग है, बट एक कैलकुलेशन वाला फील्ड होता है, तो वो भी उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है जब वो इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच जाएगा तब। ऐसे ही जब वो बिम कोऑर्डिनेटर बन जाता है, ये बिम कोऑर्डिनेटर, तो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, पूरा का पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड ही होता है थोड़ा बहुत ये। तो इसमें देखिए बीईपी आ गया, बिम एग्जीक्यूशन प्लान। हालांकि ये ना तो मॉडलर ने तय करना है ना ही इंजीनियर ने तय करना है, बट जब आप कोऑर्डिनेटर हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर तब आपको ये सारे फेजेस भी काम करने पड़ेंगे। मॉडल कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, क्लैश डिटेक्शन तो कॉमन है ही, स्टैंडर्ड कंप्लेंट्स यानी जो भी स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो भी फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं, लोड जो मैंने अभी आपको दिखाए, वो लोड की सारी इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है नहीं हो रही है, सब रिस्पॉन्सिबल होगा वो उन चीज़ों के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग और सपोर्ट में भी देना पड़ेगा उसे। और जब बिम मैनेजर बन जाते हैं तो ये और भी सीनियर पोस्ट हो जाती है आपकी, बिम मैनेजर। तो इसमें भी आपके रोल्स बढ़ जाते हैं। ये देखिए क्या आया, मैनेजर, ये बिम मैनेजर मतलब आपका जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट। अब उसे सारी चीज देखनी पड़ेगी आपको, सारी की सारी, टोटल एवरी ईच एंड एवरीथिंग। मतलब ये नहीं कि उसे अपने हाथ से बनाना है, बट मैनेजमेंट खुद से करनी पड़ेगी सारी, सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो एमईपी का हो, सिविल का हो, आर्किटेक्चर पार्ट हो, इवन की इंटीरियर भी एक पार्ट होता है जो उसमें भी बिम यूज होने लगा है। तो वहाँ की भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो देखनी है, अदरवाइज उनकी कंपनी में नहीं हो रहा वो पार्ट यूज, तो बात अलग है। तो ये सारे के सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी इसमें आती है। ठीक है, तो ये आपकी कैरियर जर्नी जो मैंने बताई हुआ है। हालांकि आगे चल के कोई आप में से बिम कंसल्टेंट भी बन सकता है, बिम कंसल्टेंट, ये और भी सीनियर हो जाता है पूरा जो है। ठीक है, ये देखिए, ये भी सारे मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। आप खुद से भी सोशल मीडिया या लिंक्डइन प्रोफाइल इन पे देख सकते हैं कि बिम का कितना बूम है, और बिम पे ही सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आजकल, चाहे इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो। हर जगह बिम ही ज्यादा प्रोग्रेस में है इस टाइम। बिम मॉडलर को, बिम इंजीनियर्स को, बिम कोऑर्डिनेटर को, बिम मैनेजर को
जो सैलरीज पैकेजेस मिल रहे हैं वो आपके नॉर्मल कैड इंजीनियर या कैड टेक्नीशियन या कैड मैनेजर से कई गुना ज्यादा अच्छा मिल रहा है। ठीक है। बेटर ऑप्शन है बिम का आपके पास। आपको ये देखना है कि हम एक्चुअल में जो अपनी जर्नी को कैसे शुरू करें स्टार्टअप, उसके लिए जो आपको नेसेसरी जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर स्किल हो चाहे वो टेक्निकल टर्म्स हो, हालांकि मैं दोनों चीज में सपोर्ट करूंगा। और रियल प्रोजेक्ट वर्क में अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, हमारी ट्रेनिंग में रियल प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। आप लोगों को मेहनत करके बनाने पड़ेंगे, टाइम तो देना होगा उसके लिए। ऐसा ना वो हो कि सिर्फ क्लास ली और क्लास लेके छुट्टी हो गई, सिर्फ कंटेंट समझ लिए या आपने सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया, आप सोचे हम प्रोफेशनल बन गए, नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है। कितनी एकेडमीज, बड़ी बड़ी एकेडमीज भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, कोई 1.5 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 3 लाख का पैकेज लेके आता है वहां से। एक एक साल उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जब मैं प्रोजेक्ट्स लेकर उनके साथ बैठता हूँ, शॉप ड्राइंग्स लेके बैठता हूँ, तो कहते हैं कि हमें तो दिखाई भी नहीं ये चीज़ें, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम रियल प्रोजेक्ट वर्क के साथ काम कराते हैं, सिखाते हैं, चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। तो इस वजह से आप लोगों की जो कैरियर है अच्छे से पीक पे जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत के लिए आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। फिर जैसे स्टेप्स मैं बताऊंगा, क्लासेस दूंगा, या जो प्रोजेक्ट आपको डिलीवर किए जाएंगे, टाइम ऑन आपने उस पर काम करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बिम की जर्नी रहेगी। मैंने लास्ट में, मैं आपको कंक्लूजन आपको पूरा बता दूं, मैंने आपको बिम एक्सप्लेन कर दिया, बिम का कैरियर पाथ बता दिया, बिम की सारी टर्मिनोलॉजी बता दी, कैसे यूज होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं जो मेनली हमारे कोर्स में इन्वॉल्व रहेंगे, और किस तरीके से आपकी कैरियर पाथ उसमें चलता है बिम मॉडलर से लेके बिम मैनेजर के बीच। ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से। और अपनी तरफ से भी आप सर्वे करें, सर्च करें चीज़ें, तो आपको और ज़्यादा अच्छा इसका स्कोप समझ आ जाएगा। ठीक है।